गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब तक आपके पास पार्ट 10 पहुंच चुके हैं, आज आने वाला है आपके पास पार्ट 11। पिछले पार्ट में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक करा लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट फॉर सेट्स ए एंड बी ए इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। कोई दो सेट हैं ए और बी और उनके लिए हमें प्रूव करना है कि सेट ए जो है वो इसके लिए सेट ए जो है वो इसके इक्वल है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना होगा कि ए माइनस बी जो होता है ये एक थ्योरम भी है, आप इसे याद रखिए। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये एक थ्योरम है, ये आपको याद रखनी है और इसे आप बहुत ही ईजिली प्रूव कर सकते हैं। कैसे? लेट सपोज एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट ए माइनस बी। सपोज x जो है वो कोई एलिमेंट है किसका, a माइनस बी का। इट इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। भाई ये बात हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। अगर x a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी में हम कौन से एलिमेंट रखते हैं? वो एलिमेंट जो a में हो और b में ना हो। तो x अगर इसमें है तो इसका मतलब x a में होगा एंड b में नहीं होगा। x a में बिलोंग करेगा और b में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड। अब भाई कोई एलिमेंट जो x है वो कहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है? b में बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये कहाँ बिलोंग करेगा? फिर ये बिलोंग करेगा b डैश में, b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। भाई जो एलिमेंट b में नहीं होता वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है, जो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता वो b में होता है। तो अगर x b में नहीं है तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब ध्यान दीजिए x कोई एलिमेंट है जो a में भी है और इस b डैश में भी है, तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में होगा फिर वो एलिमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है भाई, तो x एलिमेंट किसका था? a माइनस बी का। और मैंने क्या प्रूव कर दिया कि x किसका एलिमेंट हो गया है? a इंटरसेक्शन b डैश का एलिमेंट हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि a माइनस बी इज सबसेट टू a इंटरसेक्शन b डैश। सिमिलरली मैं इसका उल्टा भी प्रूव कर सकता हूँ। इसका उल्टा मैं कैसे प्रूव करूँगा? इस बार मैं एलिमेंट लूँगा कोई x जो किस में लेकर चलूँगा? a इंटरसेक्शन b में। लेट कोई एलिमेंट है y विच बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। अब कोई एलिमेंट y जो है वो a इंटरसेक्शन b डैश में है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि y जो है बिलोंग करेगा a में एंड y बिलोंग्स टू b डैश। y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b डैश। इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b डैश मीन्स y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर y जो है वो b डैश में है तो फिर b में नहीं हो सकता। क्या भाई ये बात समझ में आ रही है? अगर y जो है वो b डैश में है तो फिर y b में नहीं हो सकता। आप ज़रा ध्यान दीजिए, y को एलिमेंट है जो a में है एंड b में नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट y कोई एलिमेंट जो a में हो और b में ना हो तो उसे कहाँ रखा जाता है? उसे a माइनस b में रखा जाता है। तो देखिए ये कोई एलिमेंट मैंने y लिया था, कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था y किसका? a इंटरसेक्शन b डैश का। तो वो मुझे कहाँ मिल गया? a माइनस b में मिल गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि a इंटरसेक्शन b डैश जो है, a इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट टू a माइनस b। ये है क्या? इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो यहाँ a माइनस बी a इंटरसेक्शन b डैश का सबसेट है और यहाँ पर a इंटरसेक्शन b डैश जो है वो a माइनस बी का सबसेट है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसी थ्योरम का यूज़ करके इस क्वेश्चन को करेंगे। ये थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है, इजी है, इसे आप नोट कर लिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका यूज़ करके हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। a माइनस बी इक्वल्स a इंटरसेक्शन b डैश, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो a माइनस बी है मुझे देखिए प्रूव करना है कि a इसके इक्वल है, तो मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ। a इंटरसेक्शन b और यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश। ये a इंटरसेक्शन b डैश मैंने किसके प्लेस पर लिखा है? a माइनस b के प्लेस पर लिखा है, क्योंकि a माइनस b इज इक्वल्स a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है भाई, तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। ये हमारा क्या राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। और a इंटरसेक्शन b को थोड़ी देर के लिए मैं क्या लेता हूँ? लेट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स कैपिटल एक्स। मैंने इसको एक सेट मान लिया है विच इज़ कैपिटल एक्स, तो मैं इसके प्लेस पर कैपिटल एक्स ले लेता हूँ। कैपिटल एक्स यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी डैश। मैंने इसको ऐसा इसलिए लिया ताकि मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकूँ, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या मैंने बताया था कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर कहीं पर मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेम टू सेम इंटरसेक्शन भी यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट होने का क्या मतलब होता है कि आप इसे लेंगे ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा तो एक्स यूनियन ए, एक्स यूनियन ए, उसके बाद इंटरसेक्शन एक्स यूनियन बी डैश। ठीक है, अब देखिए x यूनियन a और x यूनियन b डैश, इनकी वैल्यू मुझे अलग निकालनी पड़ेगी दोनों की, और फिर यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x जो है वो क्या चीज़ है, x जो है वो a इंटरसेक्शन b है। तो एक एक करके पहले x यूनियन a निकालिए और फिर x यूनियन b डैश निकालिए, और वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर मैं x यूनियन a की वैल्यू निकालता हूँ, x यूनियन a। ध्यान दीजिएगा, x का मतलब होता है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, और इसकी यूनियन किसके साथ हो रही है, a के साथ। तो इसकी यूनियन a के साथ हो रही है, या मैं कहूँ कि a की यूनियन इसके साथ हो रही है, इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, a यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक है भाई, a को पहले लिख लिया और इसको बाद में लिया। a यूनियन b या b यूनियन a की बात होती है, तो मैंने इसको पहले लिख लिया ए को। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा तो ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ध्यान दीजिएगा, अगर ए की यूनियन मैं ए से करूँगा, ए एक सेट है, उसकी यूनियन ए के साथ ही की जाए तो मुझे क्या मिलता है, सिर्फ ए मिलता है। तो ये मेरे पास ए यूनियन ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इसका इंटरसेक्शन मैं किसके साथ दूंगा, ए यूनियन बी के साथ दूंगा। अब मुझे बताइए कि अगर ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ लिया जाए तो मुझे क्या मिलेगा। शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं वेन डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ। ये है ए और ये है बी, इधर वाला लेफ्ट वाला सेट ए, राइट वाला सेट बी। अगर मैं ए यूनियन की बात करूँ तो पूरा ए और पूरा बी ये मिल करके सब क्या हो जाता है, ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी है। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करूं तो ए यूनियन बी और ए में क्या कॉमन है, सिर्फ ए कॉमन है। तो ए यूनियन बी और ए का जब इंटरसेक्शन मैं लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इसका मतलब एक्स यूनियन ए की वैल्यू क्या आ गई है, मेरे पास ए आ गई है। तो मैं एक्स यूनियन ए जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके प्लेस पर मैं क्या लिखूँगा, ए। फिर उसके बाद इसका इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है, एक्स यूनियन बी डैश के साथ। अब सिमिलरली मैं एक्स यूनियन बी डैश की वैल्यू निकालूंगा। देखिए ये रफ पार्ट नहीं है, ये कोई रफ वर्क नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये आपको क्वेश्चन करते वक्त दिखाना पड़ेगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। तो मैं यहीं पर एक्स यूनियन बी डैश की वैल्यू निकालूंगा और वो यहाँ पर पुट करूँगा। याद रखिए एक्स मेरा क्या है, एक्स इज ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ एक्स यूनियन बी डैश, एक्स यूनियन बी डैश। एक्स मीन, एक्स का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन जो है वो किसके साथ हो रही है, बी डैश के साथ हो रही है। अगेन मैं बी डैश को पहले लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे इस तरह से लिखूँगा, बी डैश और बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा इसको, मीन्स बी डैश यूनियन ए, बी डैश यूनियन ए। इसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन, और फिर बी डैश यूनियन बी, बी डैश यूनियन बी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बी डैश यूनियन बी का क्या मतलब होता है। भाई बी और बी डैश कैसे निकालते हैं हम, कोई भी सेट है, मान लीजिए ये कोई सेट ए है, तो ए कहाँ है, इस सर्किल के अंदर अंदर, और ए डैश कहाँ है, इस सर्किल के बाहर बाहर। ये सर्किल के बाहर बाहर जो कुछ है यही तो ए डैश होता है भाई, है ना। तो अगर मैं ए डैश को और ए को मिला दूं तो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बन जाता है ना। किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलाने पर क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट। तो बी डैश को यूनियन किया जा रहा है किसके साथ, बी के साथ, तो बी डैश यूनियन बी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो मेरे पास क्या आ गया, बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन यू। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए,
बी डैश यूनियन ए का इंटरसेक्शन यू के साथ, किसी भी एलिमेंट का इंटरसेक्शन अगर हम यू के साथ करेंगे किसी भी सेट का, तो वही सेट वापस आ जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये क्या है, ये सेट ए है। अगर मैं यूनियन का और इस सेट ए का इंटरसेक्शन लूँ तो वो हमेशा यही सेट ए ही आएगा। तो अगर मैं इस सेट का इंटरसेक्शन यू के साथ ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डैश यूनियन ए। तो मेरे पास इसकी वैल्यू जो आ गई है एक्स यूनियन बी डैश की, वो क्या आ गई है, ए यूनियन बी डैश। ध्यान दीजिएगा क्या आ गया है, वो इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। ठीक है भाई, एक्स यूनियन बी डैश की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है बी यूनियन ए डैश, और एक्स यूनियन ए की वैल्यू इससे पहले मैंने निकाली थी, वो आई थी ए। अब ए का इंटरसेक्शन इसके साथ हो रहा है, यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। फिर से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए, उसके बाद क्या होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। ध्यान दीजिएगा अभी ए इंटरसेक्शन बी डैश आपको बताया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और फिर इसकी यूनियन किसके साथ हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी डैश से, और ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए माइनस बी। ध्यान दीजिए ए की यूनियन किससे हो रही है, ए माइनस बी से। ए की यूनियन मुझे किससे करनी है, ए माइनस बी से। बहुत ही सिंपल, इधर देखिए वेन डायग्राम समझ में आएगा। ए की यूनियन ए माइनस बी से, तो भाई ये है अपना ए और ये है बी, इधर वाला लेफ्ट वाला ए है और राइट वाला बी है। अगर मैं कहूँ ए माइनस बी, तो ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है, यानी कि ये हिस्सा, ये शेडेड पोर्शन जो मैंने किया, ये क्या है, ए माइनस बी। अगर इस ए माइनस बी की यूनियन मैं ए के साथ करूं, ए कहाँ है, ये कंप्लीट ए है, ये कंप्लीट ए मैं लूं और इसकी यूनियन मैं किससे करूं, ए माइनस बी से, इससे करूं। ए माइनस बी कहाँ है, ये है। इस ए माइनस बी की यूनियन मैं पूरे ए से करूं तो ये वाला हिस्सा भी इसी में मिल जाएगा, यानी मुझे मिलेगा क्या, कंप्लीट ए मिल जाएगा। इट मीन्स ए यूनियन ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए। और यही हमको प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगते हैं, इतने मुश्किल होते नहीं हैं, बस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना होता है और कहीं कहीं पर आपको जो है वो ये इस थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है, कहीं पर डी मॉर्गन थ्योरम। बहुत ही सिंपल, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इसका सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने। इसमें कहा गया है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए। प्रूफ करना है हमको, मीन्स ये क्या करना है, प्रूफ करना है इसमें कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू हम एक्सपेंड करेंगे। तो अगर मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या है हमारे पास, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैं आपको फिर से बता दूं, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सपोज ये है b प्लस सी प्लस डी, इस तरह से। तो आप क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई b, फिर क्या करते हैं a मल्टीप्लाई सी, फिर क्या करते हैं a मल्टीप्लाई डी। ठीक उसी तरह से आप ये समझिए बाहर जो सिंबल है वो यूनियन या इंटरसेक्शन जो भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लाई जो है वो एडिशन पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन पर मल्टीप्लिकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। लेकिन सेट थ्योरी में यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो देखिए यूनियन को मैं इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर, यानी कि मैं क्या लिखूँगा, ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, ए यूनियन ए हो गया। उसके बाद आप इंटरसेक्शन लगाइए, फिर आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी। बहुत ही सिंपल है, ए यूनियन बी। समझ में आ गई बात। अब देखिए ए का ए से यूनियन करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, जस्ट ए। उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब भाई ए यूनियन बी की पिक्चर क्या माइंड में बनती कि ए यूनियन बी होता क्या, दसियों बार हम लोग वेन डायग्राम में बना चुके हैं कि भाई ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी कहाँ होता है, ये पूरा क्या होता है, ए यूनियन बी, यानी कि पूरा ए और पूरा बी, ये ए यूनियन बी है। अब सोचिए कि अगर ए यूनियन बी यानी इस पूरे में मैं ए का इंटरसेक्शन लूँ, ए कौन सा सेट है, ये वाला, बी कौन सा, ये वाला, ये हमारे पास क्या, ए यूनियन बी, और ये रहा मेरे पास ए। तो ए यूनियन बी और ए में कॉमन क्या है, सिर्फ ये ए ही तो कॉमन है। ए यूनियन बी और ए में कॉमन क्या है, सिर्फ ए ही तो कॉमन है। तो अगर मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
सेम टू सेम इसका सेकंड पार्ट है, बहुत ही सिंपल है, एक मिनट लगेगा, आप यहाँ पर इसे कर सकते हैं इसके सेकंड पार्ट को फटाफट, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे ख़ास। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि प्रूव दैट ए यूनियन बी माइनस ए इज़ इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ये आपको प्रूव करना है। ए यूनियन बी माइनस ए, देखिए यूनियन जो है वो बी माइनस ए, यहाँ पर बीच में क्या है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस पर तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए डैश लिखूँ, अभी मैंने एक थ्योरम आपको बताई थी कि ए माइनस बी, इससे पहले जिसको प्रूव किया था, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है, बताया था। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, जस्ट आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको लेंगे ए यूनियन, और बी माइनस ए को क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ध्यान दीजिएगा भाई, ये बी माइनस ए है, ए माइनस बी होता है, तो मैं क्या करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर बी माइनस ए होगा तो मैं क्या कहूँगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या करना है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, सॉल्व करना है, और आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। तो भाई ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, बहुत ही आसान है, बस डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये आ जाएगा। तो इसको आप ये आगे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, कह रहे हैं शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। कहने का मतलब ये है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम आ जाएं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि बी और सी इक्वल हैं, ये आपको शो करना है। तो हम कैसे शो कर सकते हैं इसको, भाई एग्जाम्पल लेकर के शो करेंगे। हम दो सेट्स यानी कि तीन सेट ए बी और सी इस तरह से लें कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो सेम आए, लेकिन बी और सी सेम ना आए, बस आपको एग्जाम्पल लेकर के दिखा देना है। तो हम ले लेते हैं कोई सेट ए, सपोज मैंने ले लिया 1 2 ले लेते हैं, और एक बी ले लेता हूँ मैं 2 3, ठीक। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 2 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जस्ट एक ही एलिमेंट आएगा उसमें 2, क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ 2 कॉमन है। अब हमें क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो सेम रखना है। तो आपको सी सेट ऐसा लेना है कि ए और सी में सिर्फ 2 ही कॉमन रहे। तो आप एक सी ले लीजिए और उसमें 2 पहले से रख लीजिए ताकि ए और सी में 2 कॉमन आ जाए। और ऐसा सेट भी रखना है कि बी और सी जो है वो इक्वल ना रहें। तो बी आपके पास क्या है, 2 3, तो आप इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने अगर 2 5 ले लिया, तो क्या मेरी बात ये जो कह रहे हैं ये प्रूव हो गया। देखिए अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी देखूँ, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, जस्ट 2 है, एक ही एलिमेंट है। और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी सेम हो गए हैं। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बात कंप्लीट हो गई है। लेकिन अगर हम देखें तो बी और सी दो अलग अलग सेट हैं, बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो ये प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमको गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स ये दोनों ही कैसे हैं, इक्वल हैं। और किसके इक्वल हैं, 5 हैं, यानी कि ये दोनों ही नल सेट हैं किसी सेट एक्स के लिए, फॉर सम सेट एक्स। और साथ ही साथ हमको गिवन है ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स भी सेम है, यानी कि इक्वल हैं, ये दोनों सेट भी इक्वल हैं। हमको प्रूव ये करना है कि यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू बी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं जो गिवन है ए यूनियन एक्स इज़ इक्वल टू बी यूनियन एक्स, इसको ले लेता हूँ। तो ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स। और पहले मैं क्या करता हूँ, ए का इंटरसेक्शन लेता हूँ दोनों तरफ। टेक एन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बोथ साइड्स। तो अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लूँ, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ठीक है, इधर भी ले लूँगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। राइट में भी डिस्ट्रीब्यूट करिए, ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ध्यान दीजिए कि ए इंटरसेक्शन एक्स जो है क्या है, फाई। यहाँ पर मैं फाई पुट करूँगा, इधर भी ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो क्या है, फाई है, फाई रख लूँगा। तो इधर अच्छा ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, जस्ट ए, और यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाई, ठीक है, इज इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी मैं यूनियन कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन एक्स से, जो कि क्या है, फाई। तो फाई के साथ किसी की भी यूनियन करें तो मुझे क्या मिलेगा, फाई के साथ किसी की भी यूनियन करें तो वही सेट मिलेगा, तो फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन मैं फाई के साथ करूँगा तो मुझे तो ए इंटरसेक्शन बी ही मिलेगा। यहाँ पर सिमिलरली ए की यूनियन मैं फाई से करूँगा तो मुझे जस्ट ए मिलेगा, यानी ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए इंटरसेक्शन बी आ गई, और इसे मैं कह सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए फिर से अगेन सेम प्रोसेस रहेगा, मैं फिर से यही लूँगा, क्या लूँगा, ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, इसी को लेकर चला था ना पिछली बार। लेकिन इस पहले मैंने क्या किया था, इंटरसेक्शन लिया था ए का, जिससे मेरे पास ए की वैल्यू निकली थी। इस बार मैं इंटरसेक्शन ले लूँगा बी का। तो टेकन इंटरसेक्शन विथ बी, ये जगह कम है इसलिए आप खुद लिख लेंगे, टेकन इंटरसेक्शन विद द सेट बी, दोनों तरफ लेंगे इन बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो अगर मैं बी का इंटरसेक्शन लेता हूँ, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, उसके बाद यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स, राइट हैंड साइड में भी डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी, और यूनियन यहाँ पर लगा देता हूँ, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स। भाई ये बी इंटरसेक्शन बी है और इसके आगे है यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, और यूनियन, देखिए बी इंटरसेक्शन एक्स भी क्या है, बी इंटरसेक्शन एक्स क्या दिया हुआ है हमको, ये भी फाई दिया हुआ है, तो इसकी यूनियन किसके साथ करेंगे, फाई के साथ, इज इक्वल्स बी इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, जस्ट बी। भाई बी का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा, और फिर यूनियन हो रही है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ, और हम जानते हैं कि बी इंटरसेक्शन एक्स कितना होता है, फाई। तो अभी देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इसे बी इंटरसेक्शन ए कहें या ए इंटरसेक्शन बी कहें, एक ही बात है। तो इस ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन फाई से हो रही है तो मुझे क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी मिला, और राइट में बी की यूनियन फाई से होगी तो मुझे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो मेरे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए ए की क्या वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए बी की क्या वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इज इक्वल टू बी। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो दोनों ही इक्वल सेट हैं। प्रूव दैट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12th है, कह रहे हैं फाइंड ए बी सी। 3 सेट ए बी सी आपको फाइंड करने हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करने हैं, लेकिन इस तरह से कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन सी जो है वो नॉन एम्प्टी हो, यानी ए और बी में भी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन मिल जाए, बी और सी में भी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन मिल जाए, और सी और ए में भी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन मिल जाए। नॉन एम्प्टी हो यानी कि वो सेट एम्प्टी ना हो, कुछ ना कुछ उनमें हो। अब और इस तरह से हो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो कैसा हो, नल सेट हो, यानी कि ए बी और सी तीनों में कॉमन कुछ भी ना हो। तो सिंपल है भाई, पहले हम क्या लेते हैं, ए और बी 2 सेट, ए बी सी 3 सेट आप ऐसे लीजिए कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो मैंने ए में क्या लिया, 1 2 ले लिया सपोज, ठीक। अब बी में भी कुछ ऐसा लो, क्योंकि ए और बी में मुझे कॉमन लेना है, तो मैं ले लेता हूँ 1 2 और 4, ठीक। तो ए और बी में कुछ ना कुछ मुझे कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, 1 और 2, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मुझे बी और सी में भी कॉमन रखना है, सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन रखिए, इस तरह से रखिए। सी में क्या रखूं मैं, 2 4 और 6 ले लेता हूं सपोज, 2 4 6। तो बी और सी में भी कुछ कॉमन हो गया। सी और ए में भी कुछ कॉमन होना चाहिए, तो सी में और ए में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, 2 है कॉमन, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, ए और बी में क्या कॉमन है, 1 और 2। बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो फाई रखना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से 2 हटा देते हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में
1 कॉमन हो गया, B इंटरसेक्शन C में 4 कॉमन हो गया, C और A में 2 कॉमन हो गया, लेकिन A B C में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। हाँ अब ठीक है, तो A और B में क्या कॉमन आ गया? सिर्फ 1 कॉमन आ गया, ठीक है भाई। और B और C में क्या कॉमन है? B और C में क्या इंटरसेक्शन हमको मिलेगा? तो B में और C में मुझे मिल जाएगा 4, ठीक। और A इंटरसेक्शन C मुझे क्या मिल गया है? A इंटरसेक्शन C, या ये कहेंगे C इंटरसेक्शन है, तो C और A में देखिए कौन सा कॉमन एलिमेंट है? 2, यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो A इंटरसेक्शन B क्या है? 1, ठीक है। और इसका कॉमन अगर मैं C के साथ लूँ तो C में 1 है ही नहीं, यानी कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो है वो क्या आएगा? 5 आएगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो A B और C तीनों में कॉमन हो जाए। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। हमसे क्या कहा गया था? A B और C फाइंड करने को कहा गया था, तो A ये होगा, B ये होगा, C ये होगा। इसके अलावा भी आप सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, आप अपनी बुक अपने साथ में ले लीजिए। 13 क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि इन आ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन आ स्कूल, एक स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 600 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 600 हैं। और एक सर्वे किया गया, कह रहे हैं कि 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। 150 स्टूडेंट्स जो हैं वो टी लेते हैं, यानी कि चाय पीना पसंद करते हैं। 150 स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करूँगा, इसे वेन डायग्राम के थ्रू करूँगा। इसमें के क्वेश्चन हम पूरी एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ ये सेट जो है वो टी के लिए है, और आगे कह रहे हैं कि 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी। दूसरा सेट जो है वो कॉफ़ी के लिए है, उसे C से डिनोट कर लेते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट C जो है वो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, क्योंकि 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है भाई। आगे कह रहे हैं 100 पीपल्स 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। 100 जो हैं वो कैसे हैं? 100 ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, टी भी पी लेते हैं, कॉफ़ी भी पी लेते हैं। यानी कि ये टी और कॉफ़ी जो दोनों पसंद करते हैं उसे हम किससे डिनोट करेंगे? इंटरसेक्शन से, यानी कि जो दोनों में हाथ मार लेते हैं, चाय मिल गई तो चाय और कॉफ़ी मिल गई तो कॉफ़ी, दोनों उड़ा देते हैं। तो भाई इन्हें हम कहाँ रखेंगे? इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में रखेंगे ना, यहाँ। तो ये कितने हैं? ये 100 हैं, ठीक। अब हमसे कह रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं, सॉरी कह रहे हैं फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो टी पसंद करते हैं ना कॉफ़ी पसंद करते हैं। ज़रा वेन डायग्राम के थ्रू पहले हम इस बात को समझते हैं। कह रहे हैं कि भैया कितने लोग जो हैं वो टी पसंद करते हैं? कितने? 150। 150 लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं। वैसे तो ये ओरल क्वेश्चन है, देखिए पहले सबसे पहले कॉमन वाले लिख लीजिए। 100 पीपल ऐसे हैं जो कॉमन में हैं, यानी कि 100 तो ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब बात करते हैं सिर्फ टी वालों की। टी वाले टोटल कितने थे? 150। तो 150 में से 100 तो वही हो गए जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी कि 50 ऐसे होंगे जो सिर्फ टी पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं। इसी तरह से अगर मैं कॉफ़ी वाले टोटल देखूं तो टोटल कितने हैं? 225 हैं कॉफ़ी वाले टोटल। इसमें से 100 तो वो हो गए जो टी और कॉफ़ी दोनों लेते हैं, यानी कि 125 ऐसे होंगे जो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं, टी नहीं पीते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं इन सबको टोटल करूं, मैं पूछूं कि ये टोटल लोग हैं कितने? 50 तो वो वाले जो सिर्फ चाय पीते हैं, 125 यानी कि 125 वो वाले जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, 100 वो वाले जो दोनों पी लेते हैं। तो टोटल हो कितने गए अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं? तो 375 होगा टोटल। 375, सॉरी मैं गलत ऐड कर रहा हूँ, 275। तो 275 लोग ऐसे हैं जो या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दोनों ही पी लेते हैं। लेकिन स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने? 600। भाई टोटल स्टूडेंट्स हैं 600 और इसमें से 275 ऐसे हैं जो या तो टी पीते हैं या कॉफ़ी लेते हैं या दोनों ले लेते हैं। तो बाकी के जो 325 बचे वो क्या कर रहे हैं? वो तो ना तो चाय पी रहे हैं ना ही कॉफ़ी पी रहे हैं। हमसे यही पूछा गया है। लेकिन अगर मैं सेट थ्योरी, ये तो मैंने ऐसे ही आपको वेन डायग्राम के थ्रू बता दिया, अगर मैं फार्मूला की तरीके से पूछूं तो हमसे पूछा क्या गया है? देखिए अगर टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉफ़ी पीने वाले लोगों को। तो टी डैश जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉफ़ी ना पीने वाले लोगों को। समझिएगा,
सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सी किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉफ़ी पीने वाले लोगों को लिए आपने क्या लिया? सी लिया है। तो जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते वो कहाँ होंगे? वो सी डैश में होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो वाले लोग जो कॉफ़ी भी नहीं पीते और चाय भी नहीं पीते, सॉरी कॉफ़ी भी नहीं पीते और चाय भी नहीं पीते, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसका इंटरसेक्शन लेंगे। आपको ये टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ये कितने लोग हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट आपसे पूछा गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपसे पूछा गया है वो लोग बताइए जो चाय भी नहीं पीते हैं और कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। तो चाय भी नहीं पीते हैं और कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। चाय भी नहीं पीते हैं तो टी के ऊपर डैश, कॉफ़ी भी नहीं पीते तो सी के ऊपर डैश। डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और क्योंकि दोनों में हमें चाहिए तो इसलिए मैं क्या लूँगा? इसका इंटरसेक्शन। ये आपसे पूछा गया है। अब मेरा कहना ये है कि ये टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश जो है, टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश जो है, ये होता क्या है? क्या डी मॉर्गन्स थ्योरम याद है? मैंने बताया था कि अगर यहाँ इंटरसेक्शन हो अलग अलग तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? है ना, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ कह सकते हैं या सेकंड लॉ कह सकते हैं। तो अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर लेता हूँ तो उधर भी मुझे क्या चाहिए? इसका कार्डिनल नंबर चाहिए। ठीक है भाई, कार्डिनल नंबर ऑफ, दोबारा लिख देता हूँ, कार्डिनल नंबर ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश अगर आपको चाहिए तो इसका मतलब है आपको निकालना होगा कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी डैश। ठीक है, और कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी डैश कैसे आप निकालोगे? भाई ये डैश का क्या मतलब होता है? डैश का मतलब क्या होता है? u माइनस टी यूनियन सी, यही तो मतलब होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्डिनल नंबर ऑफ u माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी। कार्डिनल नंबर ऑफ u का क्या मतलब है? यूनिवर्सल में टोटल कितने सेट है? हमारे लिए यूनिवर्सल क्या है? पूरा स्कूल ना, और पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट है? 600। यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ u जो है वो कितना है? 600 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी। क्या कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी निकाला जा सकता है? वो जो फॉर्मूला आपको बताया गया था, कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल्स कार्डिनल नंबर ऑफ टी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। इससे हम निकाल सकते हैं भाई ये टी वाला कितना है? 150, सी कितना है? 225 और टी इंटरसेक्शन सी कितना है? दिस इज 100, 225, 325, 375 माइनस 100, 275 है ना, तो माइनस क्या रख देंगे? 275। कार्डिनल नंबर ऑफ टी यूनियन सी कितना आ गया? 275 और 600 माइनस 275 मैं कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? 325, 325। और यही हमारा आंसर है। यानी कि ऐसे लोग जो टी और कॉफ़ी दोनों पसंद नहीं करते या दोनों नहीं पीते, ऐसे कितने लोग हैं? 325। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस की पूरी एक एक्सरसाइज हम पहले भी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने और भी आपको बता दिया है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके 3 क्वेश्चन और हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही वेन डायग्राम पर बेस्ड हैं। वो आपके लिए होमवर्क है, उनमें कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अगर लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आए उन तीनों ही क्वेश्चन को करने में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करके आगे दे दूंगा। अब ये चैप्टर फाइनली आपका कंप्लीट हो गया है, सेट थ्योरी। मेरे जितने भी सेट थ्योरी पर वीडियोस आप तक पहुँचे हैं, कितने पहुँचे हैं? टोटल 11। तो इनको आप अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार जल्दी दोबारा देख लीजिए। हर लेक्चर मेरा जो है वो आधे घंटे से 35 मिनट 40 मिनट तक का है, इससे बड़ा कोई भी लेक्चर नहीं है। तो अगर आप चाहें तो एक ही दिन में सारे 11 के 11 लेक्चर देख सकते हैं। एक दिन में नहीं तो 2 दिन में तो देख ही लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे बाद में जुड़े वो मेरे सारे वीडियोस देख लें, इसीलिए मैंने जो ऐप पर सारे के सारे वीडियोस लाइन से डाल दिए। हाँ, डालते वक्त कभी कभी क्या हो जाता है, एक आध जो नंबर है वो ऊपर नीचे हो गए, तो आप लोग इतने पढ़े लिखे तो है ही, कम से कम पहचान सके कि किसके बाद कौन सा पार्ट आना चाहिए। कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो आगे पीछे हो जाता है, पार्ट नंबर 7 पहले चला गया, 8 बाद में हो गया, 8 पहले चला गया, 9 बाद में आया, कुछ इस तरह से हो जाता है गड़बड़। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये चैप्टर आपका फाइनली समाप्त होता है, फिनिश हो गया है। इसके बाद अब अगला वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। और जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है, 11th क्लास वाले बहुत ढीले हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, एक बार आप कोचिंग आकर के अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। थैंक यू।